स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में अब तक हम देख चुके थे कि जो हमारा एटम है जो कि अब तक था इंडिविजिबल, उसमें हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से एक है हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक है हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दिया प्रोटॉन, वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद हमारी एक सवाल उठने लगे कि जो एटम है उसके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा इन पार्टिकल्स का, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा एटम का। तो इस पर सभी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अपना जो है अपनी एक थ्योरी देनी शुरू की, अपना एक स्ट्रक्चर देना शुरू किया एटम का, कि एटम्स के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा कि जो हमारा एटम है उसके अंदर सेंटर में एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे प्रोटॉन मौजूद है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और साथ में पूरा का पूरा एटम का मास भी उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, जो कि सर्कुलर पाथ है। फिर इसके बाद डिस्कवरी हो गई थी न्यूट्रॉन्स की, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, और वो भी कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर ही। और ये न्यूक्लियस और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस का भी एक मास होता है जो कि बराबर होता है किसके, लगभग प्रोटॉन के मास के। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें अब पढ़ने इस चैप्टर में आगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, पहले तो हम इस वर्ड को ही समझते हैं। एटॉमिक मतलब एटम का, है ना। एटॉमिक मतलब एटम का, और नंबर मतलब हम जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर, मतलब एटम का नंबर क्या रखा गया एक तरीके से, क्योंकि आगे चलकर जो आप पढ़ोगे आपको देखने को मिलेगी एक पीरियडिक टेबल। उस पीरियडिक टेबल के अंदर भी इस एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट्स को क्या किया गया, अलग अलग सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो उस ये जो हमारे एटॉमिक नंबर है इसी को बोला गया कि एटम्स का सबका अपना अपना क्या है, एक नंबर है। तो ये कह रहा है ये एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो देखो ये कह रहा है एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने जाना कि हमारे एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये कह रहा है जिस किसी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे वही कहलाएगा उस एटम का एटॉमिक नंबर। और ये कह रहा है उसके बाद कि ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसको डिनोट करते हैं किससे, हम Z से, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय Z। तो ये जो एटॉमिक नंबर है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको डिनोट किससे किया जाता है, Z से किया जाता है। तो Z क्या हुआ हमारा, Z इज इक्वल टू हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर इसके बाद अब ये कह रहा है कि जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ा था कि इनके सभी एलिमेंट्स के एटम्स आपस में क्या है, सिमिलर है। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स तो आपस में डिफरेंट है, लेकिन अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स है तो वो आपस में क्या होंगे, सभी के सभी सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। तो अगर एक एलिमेंट के जितने भी एटम है आपस में सभी सिमिलर हैं, तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सब का क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। सेम एटॉमिक नंबर होगा मतलब उन सभी एटम के अंदर, एक ही एलिमेंट के सभी एटम के अंदर उनके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन किया तो गेनिंग ना कर दे या लूज ना कर दे या शेयरिंग ना कर दे, ठीक है। तो ये कह रहा कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि हमारे जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके कुछ एटॉमिक नंबर्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या है, हमारा 1 है, Z। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है हाइड्रोजन के वो कितने हैं, 1 है। फिर इसके बाद हमारा हीलियम है। हीलियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 2। Z इसका हो गया क्या, 2, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। फिर वहीं इसके बाद आता है हमारा क्या, लिथियम। लिथियम के हमारे क्या है, Z एटॉमिक नंबर हमारा 3, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हो गए। इसी तरीके से फिर बेरिलियम है। बेरिलियम के हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, 4 हो गए। फिर इसके बाद बोरोन आता है। बोरोन के हमारे एटॉमिक नंबर क्या हो गए, यानी कि उसके Z की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई।
यानी कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके पास 5 है, 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसके पास 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसके आगे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हमारे 6 है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का तो उसके पास प्रोटॉन इसका मतलब 6 है, और अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 ही होंगे। फिर कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7, और एटॉमिक नंबर 7 का मतलब है कि 7 उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। फिर नाइट्रोजन के बाद हमारा ऑक्सीजन आता है 8 एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन। फ्लोरीन आता है फिर, यानी कि हमारा 9 एटॉमिक नंबर, यानी कि 9 प्रोटॉन। 9 प्रोटॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली ऑर्बिट में 2 आ गए, दूसरी ऑर्बिट में 7 आ गए, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। और चार्ज कितना आता है उस पर -1 आता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन्स लेना देना और शेयर करना, या फिर जो है हमारा इन्हीं की वजह से इसकी वैलेंसी डिफाइन होना, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था ये सब। तो खैर अभी देखते हैं आगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आगे। फिर फ्लोरीन के बाद कौन आता है नियोन आता है। नियोन के पास एटॉमिक नंबर 10 है, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 10 हो गए। फिर वहीं हमारा आता है वापस से हमारा पीरियडिक टेबल के अंदर हमारा जो है फर्स्ट ग्रुप, जिसमें कि हमारा उसके बाद कौन आता है हमारे लिए ना सोडियम, है ना, सोडियम आगे Na। इसके लिए पीरियडिक टेबल याद करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई। जैसे फर्स्ट ग्रुप है ये हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, है ना। अलग अलग ग्रुप के लिए, जैसे अगर आपको ये वाला बी वाला याद रखना ग्रुप, तो बैंगन आलू गाजर इन थेला, इस तरीके से आप जो है अलग अलग एलिमेंट्स ग्रुप्स के जो है सभी एलिमेंट्स याद रख सकते हो। उससे बड़े इजीली आपको जो है सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। फिर आपको एटॉमिक नंबर रटने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको अभी लिखकर दिखाऊं, ये एटॉमिक नंबर हो गए सबके। फिर इसके सोडियम का क्या हो गया 11 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया 11 हो गया, उसका Z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए एटॉमिक नंबर 11 हो गए। इस तरीके से हम सभी के क्या लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि रटना ना पड़े ऐसे ही याद हो जाए तो क्या होगा, देखो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, इधर हमारा हीलियम हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है। ये हमारा ग्रुप 1 होता है, वो ग्रुप 18 होता है, 18 टोटल ग्रुप होते हैं। तो अगर मैं देखूं पहले हमारे 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं, तो पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट आते हैं। उसके बाद आता हमारा सबसे पहले कौन लिथियम, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो ये जो है पूरे ग्रुप पूरी पीरियडिक टेबल इस तरीके से याद हो जाती है। लेकिन आपको जो है पूरी पीरियडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये राइम याद रख लो। इस राइम के याद रखने से आपके जो आपके 20 एलिमेंट्स आपके बुक में है सिलेबस में, वो आपको बड़ी इजीली याद हो जाएंगे, और उनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर याद हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता लग जाएंगे। क्लियर है। तो देखो हमारे लिए ना Na सोडियम आता है, ना करो पोटेशियम, रब से Rb है ना, CS से फरियाद Fr। तो इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट आ गए ग्रुप 1 के। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, कैल्शियम, माँ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। फिर उसके बाद अगर मैं इधर आ जाऊं तो ग्रुप 13 से शुरू होता है बोरोन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1 2, इसका एटॉमिक नंबर हो गया लिथियम का 3, और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 4, ठीक है। इसके बाद जो हमारा बोरोन आता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 5 हो गया। और ये इस वाले ग्रुप को कैसे याद रखोगे, बैंगन आलू गाजर इन थेला, बस ये बैंगन आलू ये 2 याद रख लो बहुत है। फिर उसके बाद सी कोल सीता गीता स्नेहा प्रभा, बस ये 2 याद रख लो, कोल और सीता। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। फिर उसके बाद आता हमारा नाइट्रोजन, नाना पाटेगर असरानी सब बीमार, इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। ओए स्टाइल से टी पो, बस ये 2 याद रख लो, ये बाकी नीचे के याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर ये पोटेशियम हो गया। फिर ये कह रहा उसके बाद कौन, ऑक्सीजन के बाद हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए कौन हो जाएगा हमारा, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, इसका एटॉमिक नंबर हो गया फ्लोरीन का 9। फिर ये हमारा जो है इधर हीलियम था हमारा 2, फिर हीलियम के बाद आ जाता हमारा नियोन, हमारे लिए नहीं हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, तो इसका नियोन का एटॉमिक नंबर हो गया 10, ठीक है। इसी तरीके से इसका 11 हो गया, इसका 12 हो गया, 13 14 15 16 17, और फिर नियोन के बाद कौन आता है हीलियम नियोन आर्गन Ar, ठीक है। 17 18, इसका पोटेशियम का 19 और इसका
20, इसका 19 हो गया, इसका 20 हो गया। तो ये जो है 20 एटॉमिक नंबर तक आपके इजीली एलिमेंट्स के जो है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सब याद हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हमारा सोडियम का क्या था, 11 था। इसका मैग्नीशियम का क्या है, हमारा 12 है। ये भी चीज क्लियर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कैसे करोगे, 2 और 2। इसका कैसे करोगे, 2 8 और फिर 2। इसका कैसे करोगे, 2 8 8 और फिर 2, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे ये एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा जो हमने पढ़ा था अभी कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में या नंबर ऑफ शेल में। फिर इसी की तरीके से इसके बाद हमारा जो है मैग्नीशियम के बाद कौन आया, एल्यूमिनियम आया। इसका 13 हो गया एल्यूमिनियम का। इसका 14 हो गया, है ना। इसका क्या हो गया, 15 हो गया। इसका 16 हो गया। इसका 17 हो गया। इसका 18 हो गया एटॉमिक नंबर। क्लियर है। तो ये 18 के बाद ये 19 और ये 20, ये आपके क्या हो गए, 20 एटॉमिक नंबर के साथ 20 एलिमेंट आपके जो हो गए, तैयार हो गए, जो आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल हमारे लिए ना करो। बेटा मांगे कार, बैंगन आलू, कोल सीता, नाना पाटेकर, ओए स्टाइल से, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल, बस फिर कल याद रखो। और ये हीना नीना और करीना के एक्स रंगीन, ये पूरा होता है, बस 3 याद रखो, हीना नीना और। तो ये जो है आपको 20 एलिमेंट आसानी से याद हो जाएंगे। इनके एटॉमिक नंबर याद हो गए, एटॉमिक नंबर पता चल गए यहाँ से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता लग जाएंगे। अब इस एटॉमिक नंबर के बाद हमारा अगला टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर मतलब कि जो हमारा एटम का मास होता है वो क्या होता है, वो भी अभी हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक बार अगला टॉपिक मास नंबर पढ़ने से पहले रिकॉल कर लेते चैप्टर 3 का एक टॉपिक, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। और वहां पे जो है हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करना सीखा था कि जिसकी जितनी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। अब हमने जो है वैलेंसी पढ़ लिया इस चैप्टर में, और ये पढ़ लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी एटम में, है ना। प्रोटॉन क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, जो कि चैप्टर 3 में नहीं पढ़ी थी और चैप्टर 3 में नहीं दी हुई थी। फिर भी वहां पे हमें जो है एलिमेंट्स को कंबाइन करना सिखा दिया डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स के, एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, और फिर उसके बाद उनकी वैलेंसी कितनी है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तब हम उन एटम्स को जो है आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखो एक बार फिर से उसे रिकॉल कर लेते हैं अब, क्योंकि हमें क्या पता चल गया, अब सबके इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमें पता चल गए हैं, है ना, और कितने प्रोटॉन है वो पता चल गए हैं। इधर ये सब इनके एटॉमिक नंबर हैं, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहीं से पता चल जाती है हमें क्या, कि इनकी वैलेंसी कितनी है। अब उसी अकॉर्डिंग हम एक बार इन एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करना फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो चलो करके देखते हैं। जैसे कि हमने सीखा था उसमें कि अगर मान लो इधर से मैं उठा लो लिथियम, तो लिथियम के पास जो है 3 मेरे कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ऑर्बिट आएंगे, और दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए, और 1 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। उधर से मान लो मैं उठा लेता हूं किसको, सल्फर को या ऑक्सीजन को उठा लेता हूं, किसी को भी उठा लो। मान लो इधर से उठा लिया मैंने ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के हमारे कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही हुए। अगर 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो पहली ऑर्बिट में हमेशा सबके 2 ही आएंगे, पहली में 2 आ गए तो दूसरी में कितने आएंगे, 8 में से 2 गए 6, तो दूसरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर दूसरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर किसी एटम के अंदर पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी हम वैलेंसी कैसे निकाल रहे थे, 8 में से माइनस करके। भाई अगर किसी के जो है हमारे किसी के पास जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, अगर वो 1 है तो वही उसकी वैलेंसी है, अगर 2 है तो वही उसकी वैलेंसी है, 3 है तो वही उसकी वैलेंसी है। लेकिन अगर किसी के पास जो है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, मान लो अगर किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो हम उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करके, और 8 में से 5 गए कितने, 3, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। लेकिन इन पे आता पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं, इन पे आता नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वहीं अगर किसी के पास जैसे हमारा हो गया बोरॉन, वहीं अगर नाइट्रोजन, फिर अगर हमारा पास ऑक्सीजन है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6, तो 8 में से 6 गए 2, तो 2 जो है इसके पास 2 क्या होगी, इसकी बैलेंसी होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और लेगा तो नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर भाई ये हमारा फ्लोरीन, ये हमारा ग्रुप 17 है, ये ग्रुप हमारा 18 है, और ये ग्रुप हमारा 16 है, ये ग्रुप हमारा 15
ये 14, ये 13, ये 12 और ये सॉरी 1, ये हमारा ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, फिर हमारे 3 ग्रुप जो है हमारे वो बीच में रह जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही 13 आ जाता है। ये कह रहा है अब ये ग्रुप 1 वालों की सबकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि इन सबके लास्ट में जो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 आते हैं। जैसे कि हमारा 3 था, इसकी लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये सोडियम या पोटेशियम, इनकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिस वजह से इनकी वैलेंसी 1 और चार्ज आता है इन पे पॉजिटिव। वहीं ग्रुप 2 वालों की सबकी वैलेंसी क्या है, 2 है और चार्ज आता है इन पे पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ग्रुप 13 वालों के पास जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है दे देते हैं, तो इनकी वैलेंसी हो गई 3 और हमारे इनके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब इसी तरीके से जो ग्रुप 15 है उनकी भी 3 वैलेंसी है सबकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 3 देते नहीं है, ये 3 लेते हैं, क्योंकि इनके सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 8 में से 5 के 3, तो इनकी वैलेंसी भी 3 पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इन पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। वहीं हमारा ग्रुप 16 की वैलेंसी भी 2 है, ग्रुप 2 की तरह, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 2 लेते हैं, इसलिए इन पर चार्ज आता है नेगेटिव। और जो हमारा ग्रुप 17 है वो भी क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए उन पर चार्ज आता है नेगेटिव, इसलिए और 1 लेते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी है 1। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 17 वालों का, ये ग्रुप 16 वालों का, ये 15 वालों का, और ये ग्रुप 13 और ये ग्रुप 2 और ये ग्रुप 1। क्लियर है, ये एक टेबल हो गई हमारी तैयार वैलेंसी के लिए। अब कोई भी जो है एलिमेंट आपस में मिला दो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैंने अभी लिया था लिथियम, तो लिथियम अगर मैं लेता हूं उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। वहीं अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन, उसकी वैलेंसी हो गई 2। तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, Li के आगे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, ऑक्सीजन के आगे 1 लग जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कंपाउंड क्या बना, Li2O बन गया। इसी तरीके से हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि इस बार ले लो, मान लो बी ले लिया मैंने, बोरोन, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम ले लेता हूं मैं। इस बार एल्यूमिनियम ले लिया मैंने इधर से, ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3, और इधर से ले लिया, मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया, लो, और क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। तो क्या होगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम के साथ लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ में 1 लिखा जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर लिखा जाएगा क्लोरीन, और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ लिखा जाएगा, ये हो गया 3। तो एक दूसरे की वैलेंसी जो है एक्सचेंज जो है नंबर क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब अपोजिट एलिमेंट के साथ जो है इनका एटॉमिक नंबर सॉरी वैलेंसी लिखी जाती है। जैसे कि अगर आप इधर से ले लो, मान लो Mg ले लिया आपने, और इधर से ले लिया आपने S, सल्फर ले लिया, ठीक है। तो Mg की वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, क्या हो गई, 2 हो गई, और सल्फर की भी वैलेंसी 2 हो गई। अब एक चीज देखो कि Mg की भी वैलेंसी 2 है, सल्फर की भी 2 है, तो अगर मैं इसको लिखता तो कुछ इस तरीके से लिखता, Mg2, क्या लिखता, Mg2 लिखता, और S भी 2 लिखता। लेकिन अगर दोनों की वैलेंसी सेम हो जाए तब ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, तब क्या बनेगा, कंपाउंड MgS बन जाएगा, बस। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से हम कोई भी कंपाउंड जो है उनकी वैलेंसी लिख करके, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन जान के, फिर उनकी वैलेंसी पता लग जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और फिर उसके बाद वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इनको किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं और कंपाउंड बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को यही नहीं पता चलता कि कंपाउंड ये बन रहे, बन कैसे रहे हैं, कैसे कंपाउंड बनाने, जबकि बहुत ही आसान है। बस एक बार इस तरीके से जो है हमें इनके एटॉमिक नंबर वाइज इन्हें लगाना है, एटॉमिक नंबर काउंटिंग करनी है। एटॉमिक नंबर भी क्या है, काउंटिंग है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर के 20 तक। एक बार ये एटॉमिक नंबर वाइज इनको लिख दिया, वहीं से इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्लियर हो गए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गए, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, बचे हुए आगे। जैसे ये क्लोरीन है 17 है, तो पहली में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, बचे कितने, 7 बचे। 17 में से 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। 17 में से 10 गए 7, तो आखिरी में कितने आ गए, 7 आ गए। अब इसके आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरे करने होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, जिससे इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट में भी। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए 1 हुई इसकी वैलेंसी, और चार्ज आएगा नेगेटिव। देखो ये ग्रुप 17 वालों के साथ यही तो रहा सबका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी यही रहेगा, 1 वैलेंसी माइनस का चार्ज। ये ग्रुप 16 वाले ऑक्सीजन, जैसे 60 इसका ले लो सल्फर का, इसके क्या थे, 16 है, तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, बचे हुए कितने, 6, वो दूसरी में आ जाएंगे। अभी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा,
2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 पूरे करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो क्या हो जाएगा, इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी, और ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम जो किसी की वैलेंसी बना करके उनके नीचे वैलेंसी लिखी और उन एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बना दिया। अभी हमारा रिकॉल हो गया अच्छे से। अब जो है हम सीख सकते हैं किसी भी कंपाउंड को बनाना। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, मास नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर। अब जैसे हमने देखा एटॉमिक नंबर के अंदर, एटॉमिक मतलब एटम का, और नंबर एटम का नंबर, इसी तरीके से मास नंबर कि जो मास का नंबर जो होगा, मतलब क्या मास होगा किसी भी एटम का, उसको हम बोल देंगे मास नंबर। और मास को लेकर के हम जो है कुछ चीजें जान चुके थे कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है नेग्लिजिबल। लेकिन वही जो प्रोटॉन का मास है वो एक कंसिडरेबल मास है, मतलब हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छी खासी जो है अमाउंट में मास जो है हमारा प्रोटॉन का होता है। फिर जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो ये पता चला कि न्यूट्रॉन का भी अच्छा खासा मास है, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही मास है। तो ये बात हुई कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों का मास मिलाकर ही बनता है हमारे पूरे एटम का मास। और ये दोनों कहां पे डिसाइड करते, कहां पर होते हैं हमारे दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो यही कुछ चीजें जो हमें इस स्लाइड में जाननी है मास नंबर के बारे में, कि जो मास नंबर होता है वो होता है पूरे एटम का मास। और पूरे एटम का मास होता है, अगर मैं क्या कर दूं, सम कर दूं प्रोटॉन्स के मास, प्रोटॉन के नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कर दूं, तो पूरे एटम का क्या आ जाता है, मास आ जाता है। और उसी मास को हम क्या कह देते हैं, मास नंबर कह देते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है किससे, ए से। और इसी ए के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के हम क्या करते हैं, पूरे एटम का भी एक जो है रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, पूरे एटम का एक सिंबल बना देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं एटम, पूरे एलिमेंट के एटम का सिंबल, और उसके ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, जो कि होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अभी लास्ट स्लाइड में देखा। तो इस तरीके से जो हम किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रोजन का सिंबल होता है एलिमेंट का एन, ठीक है, और 7 उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। 7 उसके प्रोटॉन है, और उसके पास न्यूट्रॉन भी 7 ही होते हैं, है ना। कभी कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो। इस केस में, नाइट्रोजन के केस में क्या है कि 7 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 7 हो गया, और 7 ही न्यूट्रॉन है, तो 7 और 7 क्या हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन का जो मास नंबर बन जाता है, क्या बन जाता है, 14 बन जाता है। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप अलग अलग जो है एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करोगे लिखने की अलग अलग एलिमेंट के सिंबल लिखे, नीचे लिख दिया उनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो हमने अभी 20 एलिमेंट्स देखे ना लास्ट स्लाइड में, उसमें जो है कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिख दो। जैसे कैल्शियम का 20 लिख दिया, उसके ऊपर उसका मास नंबर लिख दो, और मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हमें पता है कि कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में, किसके एटम के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एटम का मास है, पूरे एटम का जो मास है वो कहां पर रहता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, क्योंकि इन्हीं का मास मिलाकर क्या बनता है, पूरे एटम का मास बनता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे हैं, वो तो नेग्लिजिबल है उनका मास। तो अब ये कह रहा है कि जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पूरे के पूरे दोनों कहां पर है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी कहा दिया जाता है। मतलब अगर मैं प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को मिलाकर के एक टर्म देना चाहूं तो क्या टर्म दे दूंगा, न्यूक्लियॉन टर्म दे दूंगा, एक नाम रख दूंगा न्यूक्लियॉन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियॉन की, तो न्यूक्लियॉन का मतलब होता है मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास है, यानी है ना, एटॉमिक मास कह लो या मास नंबर कह लो, ठीक है, एटम का मास है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो मैं कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, वो क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा किसी भी एटम का। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कितने प्रोटॉन है प्लस कितने न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कह देते हैं न्यूक्लियॉन्स, और इन्हीं के सम को हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास कह देते हैं या मास नंबर कह देते हैं। तो ये था हमारा मास नंबर के बारे में। अब अगला टॉपिक जानते हैं हम अगली स्लाइड में।